हाय एवरीवन। आज बात करते हैं फाइनेंस की बेसिक कंसेप्ट की, जिसका नाम है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। है ना। तो हम इन दोनों को समझते हैं, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी हम समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो एसेट्स क्या होते हैं ना। तो एसेट ऐसे चीजें होते हैं जो आपके जेब में पैसा डालते हैं, जो आपको पैसा देते हैं। है ना। तो और ये एसेट जो होते हैं वो आपके नेटवर्क को बढ़ाते हैं। आपके पास जितना पैसा है वो धीरे धीरे बढ़ता है ना। बहुत बार ऐसा लगता है कि यार पैसे आ रहे हैं इसका मतलब एसेट है, लेकिन बहुत सा अपना अपना बिहेवियर पैटर्न ही ऐसा होता है कि जो पैसे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जा भी रहे हैं, खर्च भी हो रहे हैं, बचा क्या, कुछ नहीं है ना, तो उसको एसेट नहीं बोलेंगे। तो सिंपल एसेट लायबिलिटी तो होती है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे अंदर गणित होता है। तो एसेट्स ऐसा क्या होता है कि जो कि पैसा बनाने में आपकी मदद करते हैं। है ना। फ्यूचर में वैल्यू दे सकते हैं। सपोज आपके पास कोई स्टॉक है जो फ्यूचर में बढ़ सकता है। सपोज आपके पास कोई म्यूचुअल फंड जो फ्यूचर में बढ़ सकता है, आपके पास एफडी है जो फ्यूचर में बढ़ सकती है, तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी और जो इंटर्न आपको पैसा, जो वैल्यू इंक्रीज हुआ है उतना पैसा आपको मिलेगा। है ना। और एसेट क्या हो सकता है, पैसिव इनकम आपको जनरेट करके दे सकते हैं। पैसिव इनकम जैसे कि आपने एक कोई फ्लैट ले लिया है, उसको रेंट पे दिया है, तो आपको रेंटल इनकम आ रही है, तो उसे भी एज अ पैसिव इनकम कहा जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एसेट्स हैं, और ये एसेट्स हैं आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए काम आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैश हो गया, स्टॉक्स अगर आपने लिए हैं, कोई प्रॉपर्टी है जहाँ से रेंट आ रहा है, एफडी है, गोल्ड, म्यूचुअल फंड एंड बिजनेस ओनरशिप है ना। और एसेट का एक और मतलब ध्यान रखना चाहिए कि एसेट्स ऐसे एसेट हैं जो रिटर्न जो आपको दे रहे हैं वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा होने चाहिए। सपोज इन्फ्लेशन ही आपका 8% चल रहा है और आपका एसेट जो है आपको 4-5% है, अगर आपको रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, तो इन टर्न में जो चीज़ों की महंगाई है वो बढ़ रही है 8% से, और आपको 4% अगर रिटर्न दे रहा है तो इनडायरेक्टली आपका पैसा कम ही होता जा रहा है। तो ये भी एक ध्यान देना पड़ता है। इमरजेंसी फंड अलग होता है, उनका टारगेट ये ग्रो होना नहीं होता है, उनका टारगेट होता है कि इमरजेंसी में आपके लिए अवेलेबल रहे। तो इमरजेंसी फंड एसेट डिफरेंट एरिया कवर करता है एसेट का। ठीक है। तो ये सारे हो गए एसेट्स। अभी हम देखते हैं कि लायबिलिटीज क्या है। लायबिलिटीज को अगर सिंपल तरीके से समझना है तो लायबिलिटीज वो चीज़ें होती हैं जो आपके जेब से पैसा लेती है ना। ऐसी चीज़ें जो आपसे पैसा लेते हैं ना, जो चीज़ें आपको चुकानी होती हैं, कोई कर्ज हो गया या फिर कोई ईएमआई ली है किसी ने, आपने किससे पैसे लिए हैं जो आपको चुकाने हैं। हाँ, और ये चीजें होती हैं आपके पैसा कम करती है ना। टैक्सेस हो गया, ये सारी बहुत सारी लाइबिलिटीज होती हैं जो धीरे 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 आपका पैसा कम करती है। रेगुलर पेमेंट किसी को देना है, किसी का इंटरेस्ट देना है। हाँ, तो वो सारी चीजें लाइबिलिटीज में आती हैं। ये धीरे धीरे आपको नेटवर्क को रिड्यूस करती हैं और फ्यूचर इनकम पे बर्डन डालती हैं। इसका मेजर तो एक कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं लोन, ईएमआई। आजकल इतने सारे टाइप्स के लोन आ गए हैं, घर के लिए लोन, कार के लिए लोन, ये तो है ही है। एंड कोई चीज़ें खरीदनी है वो भी लोन पे ले सकते हैं। पर्सनल लोन है, अर्ली सैलरी है, एंड और कुछ कहीं घूमने जाना है तो वो भी लोन, मतलब सारे लोन अवेलेबल है इतने आसानी से आजकल के। सो वो आप आज तो चीज़ खरीद रहे हो, लेकिन आप अपना फ्यूचर की इनकम आप दांव पे लगा रहे हो। है ना। फ्यूचर की इनकम भी आपने खर्च कर दी, आज की तो इनकम खर्च कर ही दी है, लेकिन फ्यूचर की भी इनकम खर्च करती। फॉर एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, पर्सनल लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड भी एक काइंड ऑफ आपने फ्यूचर की इनकम आज ही खर्च कर दी। है ना। ईएमआई हो गया, ओवरड्राफ्ट भी वही है, कार एक्सपेंसेस है, और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो रिपल इफेक्ट होता है ना। जैसे कि आपने कार ले ली, महंगी कार ले ली, तो महंगी कार के साथ उसका एक्सेसरीज भी महंगे होते हैं। उसका कोई भी चीज़ आप लेने जाओ महंगा हो गया, उसकी सर्विसिंग महंगी आती है। उसके अंदर आप कंपोनेंट्स लगाओगे, मस्त परफ्यूम हो गया, ये एक्सेसरी, वो एक्सेसरी, वो सारे के सारे महंगे हो जाएंगे, ओवरऑल खर्चा आपका बढ़ाता है। बड़ा फ्लैट ले लिया आपने, तो फ्लैट भले ही आपने 4-5 हज़ार का ले लिया, आई मीन सॉरी, आपने अगर 60 लाख का अगर फ्लैट ले लिया, ठीक है, तो फ्लैट के अंदर जो कोई आप इंटीरियर करोगे और भी बहुत सारी चीज़ें करोगे, वही 5-10 लाख तो उसी में चले जाएंगे। आपको नया पूरा उसको पीओपी कराना है, बड़ा टीवी लाना है, और उसके हिसाब से फिर चीज़ें भी घर की अपग्रेड होनी चाहिए। पुराना सोफा वहाँ पे सही नहीं दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। कोई भी एक महंगी चीज़ हम खरीदते हैं तो उसके सर्कल में बहुत सारी चीज़ें बहुत चेंज होती है। सपोज आपने बहुत बड़ा टीवी खरीद लिया, उसके अराउंड मतलब बहुत एचडी आप पहले चैनल लोगे, उसमें ये अटैचमेंट लोगे, वो अटैचमेंट लोगे, तो धीरे धीरे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आपका बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से लाइबिलिटीज अपने साथ पूरा एक सर्कल लेके आती हैं, तो उससे हमें बचना है। नेक्स्ट देखते हैं कि सेम चीज एसेट भी हो सकती है और लायबिलिटी भी हो सकती है।
ये डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। वो चीज़ अगर वैल्यू क्रिएट करती है तो एसेट है, वो अगर पैसा लेके जा रही है हमसे या फिर वैल्यू कुछ कम करा रही है तो वो लायबिलिटी है ना? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कार है, कार अगर हम बिज़नेस यूज़ कर रहे हैं और उससे इनकम क्रिएट कर रहे हैं तो एसेट हो गया। और अगर कार का लोन चल रहा है हमारा, जितना हमारा यूज़ है कार का उससे ज़्यादा तो हमारे पैसे ही जा रहे हैं, तो एक काइंड ऑफ लायबिलिटी है। घर है, अगर आपने किराए से दिया है और उससे पैसे आ रहे हैं तो वो एसेट है। अगर बहुत बड़ा लोन है घर का, है ना? और जो हमको लोन चुकाना पड़ रहा है और रेंटेड आउट भी है लेकिन फिर भी लोन इतना ज़्यादा है और रेंट जो आ रहा है बहुत कम है, तो अल्टीमेटली हम हमारी जेब से पैसा जा ही रहा है, तो वो भी एक तरह का लायबिलिटी ही हो गया, है ना? सब्सक्रिप्शन से बहुत सारे सब्सक्रिप्शन हम ले रखे हैं। जैसे कि अगर कोई स्किल लर्निंग वाला है, आप वो सीख रहे हो सब्सक्रिप्शन से जिससे आपके इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है, तो वो एक एसेट हो गया। अनयूज़्ड है, कोई यूज़ नहीं कर रहा है, ऐसे ही पड़ा है या फिर मूवीज़ देख रहे हो ये सब। गार्बेज की आपने ऑटो डेबिट ले रखा है, बहुत सारे आजकल ऐप्स आते हैं जिसमें कुछ प्रीमियम फीचर्स होते हैं, सारे आपने भर रखे हैं, तो वो लायबिलिटीज़ में आएँगे, ठीक है? तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम एसेट्स को ग्रो कर सकते हैं और लायबिलिटीज़ को कम कर सकते हैं। तो ओवरऑल एजेंडा तो पर्सनल फाइनेंस का यही होता है कि किस तरह से हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बीच में बैलेंस रख पाएँ। लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन को हमें चेक कर में रखना है कि जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, है ना? तो हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारे एक्सपेंसेस अगर हम उतने ही रखते हैं या फिर बहुत ही मार्जिनली बढ़ाते हैं, तो अपना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एसेट बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है और फिर उससे आप कितना भी खर्चा करो, एक टाइम ऐसा आएगा कि अब जितना चाहिए उतना खर्चा करो, फिर भी वो एसेट्स जो है कम नहीं होते, बढ़ते रहते हैं क्योंकि आपने इतना क्रिएट कर दिया है कि वो बढ़ जितना रहा है, आप उससे कम ही इस्तेमाल करोगे, ठीक है? उसके टिप्स ऐसे हैं कि स्मार्टली इन्वेस्ट करो, एसआईपी, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में। कोई भी अननेसेसरी डेब्ट में मत जाओ, है ना? खास करके कोई चीज़ खरीद रहे हो, वो तो डेफ़िनेटली ईएमआईज़ पे आजकल चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है, तो उसके लिए प्लान कीजिए, थोड़े से पैसे जमा कीजिए, जमा करने के बाद अगर कोई चीज़ अभी ले रहे हो, तो दैट इज़ फाइन, हाँ, कैश पे जनरली चीज़ें अगर लेते हैं, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करो, कहाँ पैसे जा रहे हैं, कहाँ अननेसेसरी स्पेंडिंग्स हो रही है, वो देखो, ट्राई करो उससे कम कैसे कर सकते हैं। फाइनेंशियल गोल्स आप सेट करो कि ईयरली मुझे कितना गोल फाइनेंशियल का टारगेट करना है, मुझे फाइनेंशियली ये गोल्स है, मेरे किड्स का एजुकेशन है या फिर मुझे कुछ नई कार लेनी है या फिर जो भी फाइनेंशियल चीज़ें आपको करनी है पैसे से, तो वो प्लान करके प्रॉपर टारगेट बना के उसके हिसाब से गोल सेटिंग करो। फ्यूचर में आपको घर लेना है, कहीं ट्रिप पे जाना है, तो प्रॉपर गोल सेट करके उसके हिसाब से लो, है ना? यूज़ एसेट्स टू अर्न, जो भी एसेट्स हैं वो आप ट्राई करो कि किस तरह से अर्न कर सकते हो। कोई चीज़ है जो आप यूज़ नहीं करते उसको रीसेल कर दो, घर अगर आपका है तो आप रेंट पे दे दो, पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो। साइड बिज़नेस को, स्मॉल बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो जिससे लोगों की हेल्प हो, आपको भी पैसिव इनकम जनरेट हो। और जो भी स्मॉल लोन्स हैं, छोटे-छोटे लोन्स होते हैं, तुरंत आप उसको क्लियर ऑफ जितना जल्दी हो सके क्लियर ऑफ ट्राई कीजिए कि छोटे-छोटे लोन्स को क्लियर ऑफ कर दो। छोटे-छोटे होते हैं जनरली, तो क्लियर ऑफ करेंगे तो एक टेंशन फ्री हो जाता है ना? उसके बाद में छोटे-छोटे अगर लोन क्लियर हो गए तो उसके बाद में देखो कि हाई इंटरेस्ट वाला लोन है क्या? जैसे पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड लोन हो गया, तो ये बहुत हाई इंटरेस्ट के लोन होते हैं। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि इस छोटे-छोटे लोन्स पहले निपटा दें, उसके बाद में हाई इंटरेस्ट के लोन निपटा दें। सबसे एंड में अगर होम लोन रहता है, कार लोन रहता है, दैट इज़ फाइन, बट धीरे-धीरे वो टारगेट करके दैट आल्सो वी नीड टू क्लोज़, ठीक है? और एक टारगेट होना चाहिए कि पैसे के बारे में हम सीखते रहें, है ना? लर्न अबाउट मनी। इस तरह से हम नॉलेज ले सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें आजकल बहुत एआई आ गया है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, फास्ट चेंज हो रहा है। प्रिंसिपल सेम रहता है लेकिन टेक्नोलॉजी ये सब चीज़ें होती रहती हैं, तो फाइनेंशियल लिटरेसी भी हमें बढ़ाते रहनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम अगर करते हैं तो डेफ़िनेटली अ, हमारे एसेट्स ग्रो होंगे, हमारे लायबिलिटीज़ कम होंगी और फाइनेंशियल फ्रीडम के क्लोज़ पहुँचेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस।